देखिए, आपकी जो आज की क्लास है वो हमारा क्लाउडनरी का एक्सटेंशन है। मैंने लास्ट टाइम जो है ना आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्लाउडनरी के रिलेटेड, और मैंने आपको कहा था कि देखो क्लाउडनरी जो है वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप मतलब अपनी फाइल्स जो है वो आप सेव रखते हो, नॉट इमेजेस, इट्स लाइक फॉर इमेज एंड वीडियोस। एंड अगर कोई और स्टैटिक फाइल होगी जो हाई स्टोरेज जिसके लिए चाहिए आपको, उसके लिए आप क्लाउडनरी सर्विस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि दैट आप सबसे पहले क्लाउडनरी में अकाउंट बनाएंगे। आई होप कि आपने बनाया होगा। तो क्लाउडनरी में कुछ ज़्यादा करना नहीं है अकाउंट बनाने के लिए, जस्ट हैव टू लॉग इन विद गूगल। हाँ, लॉग इन विद गूगल और थोड़ा सा सेटअप करना है वहाँ पर, तो वो हो जाएगा। देन आपको जो वहाँ पर चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने कहा था कि आपको चाहिए, वो असल में था हमारा URL, क्लाउडनरी URL। तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। नाउ चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि दैट अब इसमें हम क्या करेंगे। देखो, दो काम आप कर सकते हो। एक तो ये क्लाउडनरी URL या तो हम यहाँ पे रखें appsetting.json में, ये भी एक सही तरीका है appsetting.json में। इनफैक्ट हम क्लाउडनरी URL को ज़्यादातर जो हमारे .NET के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम यहीं पर ऐप सेटिंग्स में ही रखते हैं। एक और तरीका भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा, बिकॉज अब हमने ऐप सेटिंग्स में देखो कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, JWT, सीक्रेट, क्लाउडनरी, तो ये चीज़ें हमने कहाँ पे रखी है, मतलब इस ऐप सेटिंग्स में। आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड एज अ .env। हाँ, तो हम .env का यूज़ करेंगे। तो होप आपने .env का यूज़ इससे पहले में भी किया मत होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा। तो जो .env है वो जिनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वो एक तरह की फाइल होती है जो आपके प्रोजेक्ट में ही रहती है। तो मान लो P2Web MVC, तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट, मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा .env, यानी कि इस तरह से लिखना है डॉट फिर env। देखो मैंने एक फाइल क्रिएट की, उसका नाम क्या रखा, .env। तो आप .env का भी यूज़ कर सकते हो। तो मान लो ये env फाइल हो गई, एंड आप क्लाउडनरी URL जो आपका है वो यहाँ पे रखोगे। तो मान लो जैसे आपने ऐप सेटिंग्स में ये क्लाउडनरी URL रखा था, तो यहाँ की बजाय ये क्लाउडनरी URL में कहाँ पे रखूँगा, env में। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी सो दैट आपको जो भी फिजिबिलिटी लगे, जो भी आपको सही लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लाउडनरी URL को जब आप रखते हो तो उसको डबल कोट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एज इट इज़ रख सकते हो। तो क्लाउडनरी URL इज इक्वल टू दिस। नाउ यहाँ पर मैंने इसको .env में रखा। तो आप कहेंगे कि सर आपने क्यों रखा env में। देखो, मैं चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस कोर्स आप लगभग सारी चीज़ें सीख जाओ। ठीक है, आपको ये भी, अगर आपको कहीं पे .env की दरकार होती, कहीं पे .env ज़रूरत है, तो आप .env यूज़ करो। एंड अगर आपको लगता है नहीं हम appsetting.json से ही काम चलाएंगे, तो वहाँ पे भी आप काम चला सकते हो बाय यूजिंग appsetting.json। अब आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि दैट इन केस इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम appsetting.json, जैसे कि अगर मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँ, सर्विसेज में जाऊँ, आई एम हैविंग दिस टोकन सर्विस। आप देखो कि इस टोकन सर्विस में भी जब मुझे चाहिए थी सीक्रेट की, तो मैंने सीक्रेट की को कहाँ से मांगा था, मैंने आई कॉन्फ़िगरेशन करके जो है वहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास बनाई, मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर लिया था कॉन्फ़िगरेशन, जो कि असल में आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस से आता है। एंड वहाँ पर मैंने सीक्रेट की जो है वो ली थी कॉन्फ़िगरेशन, और फिर लिखा था वहाँ पर JWT सीक्रेट की। इस तरह से मैं एक्सेस कर पाता था किसको, सीक्रेट की को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो मान लो अगर हम क्लाउडनरी सर्विस के अंदर भी सेम टू सेम यही चीज़ करें, तो देखो मैंने यहाँ पर क्लाउडनरी को तो कॉल किया ही है, आई कॉन्फ़िगरेशन को कॉल किया ही है। तो आप यहाँ पर एक URL आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइवेट फील्ड URL। ठीक है, प्राइवेट रीड ऑनली। ठीक है, प्राइवेट रीड ऑनली, और वो क्या होगा, प्राइवेट रीड ऑनली क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी ना। तो प्राइवेट रीड ऑनली स्ट्रिंग, और आपने उसका नाम रखा URL। ठीक है, और इस तरह से आपने क्लोज कर दिया। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे कि देखो भाई ये जो URL है this.url वो किसके बराबर है। जैसे आपने टोकन सर्विस में लिखा है कि सीक्रेट की किसके बराबर है, कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉन्फ़िगरेशन में फिर आप देखो आपने क्या लिखा है, JWT सीक्रेट की। लेकिन हमारी केस में आप क्या लिखोगे, appsetting.json में आप लिखोगे क्लाउडनरी URL। उसमें लिखा था हमने JWT सीक्रेट की, क्योंकि JWT असल में उस की जो है उसका नाम है JWT, लेकिन उस की के अंदर एक ऑब्जेक्ट सेव है, उसके अंदर फिर सीक्रेट की सेव थी, तो हमने लिखा था JWT सीक्रेट की। तो बताओ इस केस में जैसे आपने यहाँ पर लिखा ना कॉन्फ़िगरेशन JWT सीक्रेट की, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम कुछ उल्टा लिखेंगे। चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करके हम इसी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे इसका लॉजिक। तो देखो मैंने ऐसे लिखा, सीक्रेट की तो अब यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या हमारा URL। तो ठीक है, सीक्रेट की के बदले हमारा URL है। ठीक है, तो ये URL जो है इट्स this.url, क्या है, this.url। कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन में आप किसको लोगे, ऐप सेटिंग्स में क्लाउडनरी, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लाउडनरी, ठीक है, और सीक्रेट की जगह पर मुझे क्या लिखना है, वहाँ पर मैं लिखूँगा क्लाउडनरी URL। लेकिन अब देखो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करो, कॉपी पेस्ट ही किया करो, क्योंकि इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, बराबर जो वहाँ पे लिखा होगा वही सेम टू सेम। तो कोशिश किया करो कि आप ये जितनी भी वेरिएबल नेम है, जब आप उनको एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी किया करो तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्लाउडनरी URL को कॉपी किया और मैं जाऊँगा क्लाउडनरी, कहाँ गया ये, क्लाउडनरी सर्विस में, और यहाँ पर देखो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो मैंने लिखा दिस डॉट URL इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन क्लाउडनरी URL थ्रो न्यू आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा URL इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि अगर इनकेस अगर वहाँ पर नहीं होगा तो ये बोलेगा कि दैट URL कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। और हाँ, टू बी मोर स्पेसिफिक हम लिख सकते हैं क्लाउडनरी URL इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो इससे पूरा स्पेसिफिक हो जाएगा कि हम किस URL की बात करते हैं। चलो यहाँ पर URL तो आ गया, अब URL हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं ये ENV में करता, अगर मैं एक क्लाउडनरी URL ENV से लाता, तो मुझे इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना था, जैसे कि एक न्यूगेट पैकेज जो कि .env इसके लिए है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी cloudinary.net, bcrypt, कोर, SQL सर्वर टूल्स और JWT इंस्टॉल किया है। तो आपको दिखाने के पर्पस के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं .env भी लोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, चलो उसी से हम लाते हैं उस लॉजिक को नहीं, एक्चुअली मैं readme.md फाइल को लेना चाहता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो readme.md के अंदर वर्जन लिखा होगा कि कौन सा .net env हम यूज़ कर रहे हैं, देखो .env.net, तो वर्जन 3.2.1 ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये वर्जन। आप चाहो तो कोई दूसरा वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दूसरे प्रोजेक्ट की readme.md फाइल है, वहाँ से मैंने ये कॉपी किया। तो मैं यहाँ की readme.md फाइल को ओपन करता हूँ और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे सेव रख देता हूँ। चलो यहाँ पर भी ऑलरेडी सेव था, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, हमें .env.net नाम से पैकेज इंस्टॉल करना है। देखो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते थे और वहाँ से आप सीधा गूगल में सर्च करते हैं। देखो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पर एक फ़ायदा आपको ये होता है कि दैट जो भी अभी का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप यूज़ करोगे। तो फॉर एग्जांपल .env, क्या नाम है इसका, .env न्यूगेट पैकेज। तो जैसे मैंने लिखा ऐसे .env न्यूगेट पैकेज, तो आप देखो वहाँ से भी कौन सा पैकेज अभी निकल रहा है, 3.2.1। इसका मतलब कोई खास, ये 7 मंथ पहले अपडेट हुआ था एंड स्टिल हम अभी 3.2.1 पे ही हैं। तो आप इस चीज़ को भी मतलब यहाँ से कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो इट इज़ सिंपली इट्स अ स्टैंडर्ड .env.net, तो यही यूज़ होता है लगभग हर जगह पे, ओके। आप इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टर्मिनल को स्प्लिट किया एंड मैं इस कमांड को जो है इसको रन करूँगा, इससे .env इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो .env इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और पैकेज आ गया, इसके बाद ही आ जाएगा। इससे पहले अगर आप देखोगे अभी 6 पैकेजेस हैं, तो अब एक और पैकेज आ गया .env.net, और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दैट हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, 3.2.1, ठीक है। बात सही है, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या करना है। अब क्लाउडनरी जो है, क्लाउडनरी को यूज़ करने के लिए भी आपको याद है कि दैट हमने इसके लिए भी एक cloudinary.net करके पैकेज इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो हम उसी SDK का अब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो पहले इसको कि इसको हमने कैसे किया। हम डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने पहले एक इंटरफेस बनाई, उसका नाम क्या रखा, iCloudinary सर्विस। वहाँ पर एक मेथड बनाया अपलोड इमेज, बाद में फिर एक सर्विस बनाई जिसका नाम क्लाउडनरी सर्विस है, जहाँ पर अभी कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आपने URL को कहाँ से लाया, appsetting.json से। लेकिन अगर आपको URL को लेना पड़ता कहाँ से, ENV से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो मैंने ENV फाइल बनाई, ENV फाइल में मैंने क्लाउडनरी URL को रखा, ठीक है। और एक चीज़ इसके लिए और आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है एक्सटेंशंस। देखो तब तक .env नहीं चलेगा आपके VS कोड में जब तक ना आप .env नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। तो .env एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसके बगैर भी ENV नहीं चलेगा आपके VS कोड पर, ठीक है, आया समझ। तो .env का एक तो .env नाम से एक एक्सटेंशन और इसकी नाम से एक और पैकेज। तो जब ये 2 काम आप करोगे तब जाकर आपको ENV का सपोर्ट मिलेगा, वरना ENV आपके सिस्टम पर काम नहीं करेगा।
अब ENV को कैसे काम कराना है, देखो आप चाहो तो इसमें ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हो, हालांकि आपको पता है कि दैट मैंने URL तो मंगा लिया, कहाँ से, ऐप सेटिंग से। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो .env से। देखो .env में अगर आप लिखोगे ऐसे डॉट, देखो यहाँ पर .env का .env आ रहा है वहाँ से, ठीक है। इसी में एक मेथड होता है .env.net.load, ठीक है, और वहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि तुम env फाइल को लोड करो, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि दैट कैसे यूज़ करना है, ठीक है, यूजेज कैसे पता चलेगा। देखो NuGet पैकेज में मैं वापस गया, NuGet पैकेज में ही इसकी जो रीडमी है उसको चेक करो, ये दिखाएगा आपको कि .env को कैसे लोड करना होता है। वहाँ पर इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है कि देखो लिखता है कि आप ऐसे करना .env.load, ये फंक्शन है .env। नाउ द .env फंक्शन विल बी कमिंग फ्रॉम द पैकेज .env.load एंड ऑप्शंस में आप उसमें ऐसे कुछ पास कर देना, एंड जैसे आप ऑप्शंस पास करोगे तो इस तरह से .env लोड हो जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप पास कर सकते हो, लेकिन हम जो ऑप्शन इसमें पास करेंगे वो होगा सिंपल सा ऑप्शन, जिसमें हम इसको करेंगे ऑटोमेटिक प्रोब। ऑटोमेटिक प्रोब का मतलब ये है कि दैट मैं env फाइल को कहीं पे भी रखूँगा अपने प्रोजेक्ट में, लाइक मैंने कहीं पे भी रखा, मैंने कहाँ पे रखा, सिंपली मेन फोल्डर में, मैंने मत किसी फोल्डर में रखा उसको, मैंने डायरेक्टली फाइल को रखा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक, या तो आप इसमें ऐसे कर सकते थे, या तो आप पूरा पाथ दे दो आप, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप .env को लोड करो, देखो क्या दिखा रहा है .env.load, ऑप्शंस में क्या पास करोगे .env ऑप्शंस, फिर आप इसमें डायरेक्टली पाथ बताओ, यानी कि जहाँ पर आपने env फाइल रखी होगी आप एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट पाथ बताओ कि वो env फाइल कहाँ पर है, इससे भी .env फाइल लोड हो जाएगा। तो सिंपल जो फंक्शन है वो क्या है .env.load, बस ये फंक्शन है। इसमें फिर हम ऑप्शंस पास करते हैं, ठीक है, एंड ऑप्शंस में आप बहुत कुछ चीज़ें पास कर सकते हो। तो जैसे कि इसने यहाँ पर ऑप्शंस में पास किया है इग्नोर एक्सेप्शंस फॉल्स, ठीक है, इग्नोर एक्सेप्शन में फॉल्स। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, आप एग्जैक्ट पाथ भी इसमें डाल सकते हो, या हम एक काम इसमें और भी कर सकते हैं, प्रोब लेवल्स टू सर्च, प्रोब फॉर ENV ट्रू। अब प्रोब फॉर ENV का मतलब क्या होता है, यानी कि आप ऑप्शंस में पास कर सकते हो प्रोब फॉर ENV ट्रू, इसका मतलब है कि .env खुद से लोड हो जाएगा, चाहे वो किसी भी फोल्डर में रखा हो, ये सर्च करेगा सारे फोल्डर्स को, देखेगा कि ENV फाइल कहाँ पर छुप कर बैठी है, उसको लोड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो याद रखो कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी NuGet पैकेज इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन यही रीड में ही रीड में है ना, यहाँ पर NuGet पैकेज में वहाँ पर लिखा होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। बट एक चीज़ है यहाँ पर कि इसको मतलब बहुत ना पढ़ना पड़ता है पहले डॉक्यूमेंटेशन को, बाद में आप चीज़ें वहाँ से बनाते हो। आप सोचते होगे ना कि कभी कि दैट ये फंक्शंस, इनको कैसे पता चल जाता है कि दैट ये फंक्शंस, ये फंक्शन ये काम करती हैं, ये फंक्शन ये काम करती है। देखो जो किसी NuGet पैकेज का डेवलपर होता है ना, जो भी कोई डेवलपर होगा ना किसी NuGet पैकेज का, वो असल में क्या करता है, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी लिखता है। एक डेवलपर को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही पता चलता है कि दैट कौन सा ऑप्शन क्या करता है, कौन सा फंक्शन क्या करता है, ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो इसने लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन, यूजेज, फिर इसने दिखाया कि कौन कौन सा ऑप्शन क्या क्या करता है, पूरा इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसी का यूजेज करूँ और मैंने मतलब ये लिखा हुआ है एक जगह पे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्विसेज में जाके क्लाउडनरी सर्विस में जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। जो हमारा क्लाउडनरी सर्विस का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ कर ही नहीं रहा, अब जब मैं कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ नहीं करूँगा तो बताओ मैं क्या लिखूँगा, मैंने लिखा ट्राई कैच, क्या लिखा, और मैंने ट्राई कैच में लिखा .env.load। बताओ ये कैसे मुझे पता चला कि .env.load करने से होगी, डॉक्यूमेंटेशन से। तो याद रखना कि ये जो बहुत टाइम से, लगभग 30-40 साल से जब हम डेवलपिंग कर रहे हैं, जो हम कोडिंग लिखते हैं, इसमें एक्चुअल थिंग्स आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद ही पता चलती हैं। लेकिन आफ्टर द राइज ऑफ दिस AI काइंड ऑफ थिंग, अब सब लोग जो है ना ChatGPT से पूछते हैं, लेकिन ChatGPT को भी कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास भी वो डॉक्यूमेंटेशन ही होती है। असल में उसने डॉक्यूमेंटेशन सारी याद कर ली, उसने डॉक्यूमेंटेशन रट ली है एक तरह से, एंड वो भी आपको वहीं से चीज़ें निकाल के देता है। तो पहले डेवलपर्स को खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ कर ये चीज़ें करनी पड़ती थी। तो बताओ मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपली किया .env.load और मैंने इसको ट्राई कैच में लिखा। इसको वैसे भी ट्राई कैच में लिखने का कोई मतलब तुक नहीं बनता,
किया है मैंने बस सिखाने के लिए। तो आप चाहो तो ट्राई कैच में कर सकते हो, और वो भी किस में किया मैंने, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो हमारा क्लाउडनेरी सर्विस का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने ये किया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो हम कहते हैं सेफ फॉल बैक, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखते हैं थ्रो न्यू इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। देखो मैंने इसको बोला कि आप यूआरएल कहां से लोगे, कॉन्फ़िगरेशन से, यानी कि जो जिससे आप ऐप सेटिंग्स को एक्सेस करते हो। लेकिन अगर नहीं होगा वहां पर तो क्या करना है, यही चीज मैंने वहां पर किस तरह से लिखी है, ट्राई कैच में। आप देख सकते हो, देखो लिखा है ना वैसे ही ट्राई कैच में। ऊपर मैं ENV को लोड कर रहा हूं, फिर मैं इसको बोल रहा हूं कि अगर नीचे फिर कैच में मैंने लिखा कि अगर लोड नहीं हुआ तो क्या करना है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। और यहां पर वही इनवैलिड आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन में थ्रो कर रहा हूं, कहां पर, क्वेश्चन मार्क लगा के। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर ये तो ठीक, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। ये एक तरह से इफ एल्स कंडीशन है। ओके, तो अब अगर हम इस तरह से मान लो ट्राई कैच ही लिखे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ENV लोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो बताओ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ट्राई कैच। ओके, अब सिस्टम एक्सेप्शन, यहां पर देखो क्या करोगे, डॉट ENV। देखो डॉट ENV कहां से आ रहा है, ये आ रहा है .env.net से। तो जैसे आप इसके ऊपर एंटर मारोगे आप देखोगे ऊपर आएगा इस तरह से यूजिंग .env.net। इसका मतलब ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं लिखूंगा डॉट के बाद इसमें एक आता है लोड, इसमें एक ऑप्शन क्या आता है, लोड। तो मैं लिखा .env.load, लोड को किया कॉल और इसके ऊपर लगा दिया टर्मिनेटर, तो ये फंक्शन कॉल हो गई। तो इससे .env लोड हो जाएगी। लेकिन लोड तभी होगी जब आपके पास ये एक्सटेंशन होगा, VS कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लाउड की बात नहीं, VS कोड की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये ENV फाइल आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या करना है, तो तुम्हें एक नई एक्सेप्शन थ्रो करना, ठीक है। तो तुम्हें एक नई एक्सेप्शन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि दैट आप एक इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन थ्रो करोगे, फेल्ड टू लोड ENV, साथ में आप वो EX एरर बताओगे, ठीक है। तो अगर मैं यही कॉपी करके, क्योंकि सेम कोड ही है तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो ऐसे कर सकते हैं, थ्रो न्यू इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन फेल्ड टू लोड .env फाइल, और साथ में आप एरर भी दिखाना। तो वो एरर हम यहाँ पर पकड़ेंगे पहले EX, और यहाँ पर एक काम मैं करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा EX.message, क्योंकि उसमें एक मैसेज नाम की एक स्ट्रिंग होती है, तो मैं लिखूँगा EX.message। अब यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ है, आप इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन जो है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन का जो ओवरलोड अभी यूज हो रहा है, उस इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन में पहली चीज स्ट्रिंग है, पहली चीज क्या है, और दूसरा पूरा का पूरा एक्सेप्शन ही है। तो आप यहां पर EX.message नहीं लिख सकते, अलबत्ता यहां पर आप लिख सकते हो। फिर आपको ऐसे लिखना है डॉलर, ठीक है, जैसे हम वेरिएबल इसके अंदर डालते हैं, जैसे हम C# के अंदर डॉलर लिखेंगे, फिर अंदर लिखेंगे EX.message इन केस इफ यू वांट टू सी होल मैसेज। लेकिन अगर आप इनवैलिड एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि इसमें भी exception.message को आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें EX.message लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना फेल टू लोड फाइल, इसमें लिखना आप डॉलर लगा के, टेम्पलेट लिटरल बनाकर, ठीक है। अब .env.load हो गई ना, लेकिन इसको अब आपने ऑप्शंस भी इसमें पास करने, यानी कि आपने इसमें लिखना है कि दैट इसमें आप .env.options पास करो। उन ऑप्शंस में आपने रखना है इसको, जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, आपको रखना है इसमें probe for env true। क्या रखना है, तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लोड के अंदर मैं लिखूँगा ऑप्शंस, ऑप्शंस। तो बताओ ऑप्शंस में क्या है, न्यू, ठीक है, और न्यू के बाद .env ऑप्शंस, चलो ठीक है, .env ऑप्शंस। उसके बाद इसको कॉल किया। अब देखो ये वहीं से बोल रहा है कि दैट क्या क्या ऑप्शंस आप पास कर पाओगे। इग्नोर एक्सेप्शंस ट्रू, यानी कि आप इसमें लिख सकते हो इग्नोर एक्सेप्शन। इससे क्या होगा कि अगर कोई एरर होगा तो इसको इग्नोर कर लेगा। तो अगर आप इग्नोर एक्सेप्शंस को ट्रू रखते हो तो इट मीन्स ये एक्सेप्शंस फिर थ्रो नहीं करेगा। इसी में आप देखो, इसमें एक जगह पर है ओवरराइट एग्जिस्टिंग वैर्स, प्रोब लेवल्स टू सर्च एंड प्रोब फॉर ENV इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि ये बोल रहा है कि आप इसमें एक ऑप्शन पास कर सकते हो प्रोब फॉर ENV। देखो यहाँ पर है, तो यही ऑप्शन मैं इसमें पास करूंगा। मैं लिखूंगा प्रोब फॉर, देखो वहीं से आ गया प्रोब फॉर ENV, और ये प्रोब फॉर ENV मैं इसमें क्या पास करूंगा, ट्रू, ठीक है। तो प्रोब फॉर ENV मैं लिखूंगा ट्रू, ओके। इसका मतलब मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम ENV फाइल को ढूंढना, ठीक है। तुम इसके प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब का मतलब होता है सर्च, प्रोब, ठीक है। तो प्रोब फॉर ENV इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब ये खुद से ENV फाइल को सर्च करेगा। क्या मुझे इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत थी, क्या ये ट्राई कैच यहाँ पे ज़रूरत था, नहीं, ये ज़रूरत नहीं था, बिकॉज हम ऑलरेडी URL को एक्सेस कर रहे थे, कहाँ से,
appsetting.json से। लेकिन मैंने दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पर दिखाया, आपकी मर्जी है, फिर आप env से लाओ या आप appsetting से लाओ। लेकिन रूल ये है कि ये कैसे, मतलब ये चीज़ें कैसे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेफ है, ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे नहीं होगा। देखो मैं आपको समझाऊंगा। P2 वेब MVC में ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे इसमें कोई ऐसी फाइल है नहीं कि जिससे हम पहले बचे। तो मैं आपको दिखाऊंगा करना क्या है। हमें करना ये है कि हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे .gitignore। क्या नाम रखेंगे? gitignore। क्योंकि हमारा मसला जो है वो असल में ये है कि दैट हम नहीं चाहते कि दैट ये फाइलें कहाँ पर जाए, गिटहब पे, है ना, वही तो हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक फाइल बनाई gitignore। अब gitignore में हम लिखेंगे .env। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब हम पुश करेंगे गिटहब पर तो env फाइल वहाँ पर नहीं जाएगी। तो इससे हम env फाइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम गिटहब के क्लाउड पर, गिटहब में पब्लिक रिपोजिटरी हमारी कोई भी देख सकता है, तो कोई भी क्लाउडनरी URL, JWT सीक्रेट कीज़ ये एक्सेस कर सकता है। तो मैंने तो ये रखा नहीं था, मैंने इसमें कोई gitignore नाम की कोई फाइल बनाई नहीं थी, लेकिन आज मैंने बना ली। और मैं इसको बोलूँगा कि देखो यही नहीं बल्कि जो ऐप सेटिंग्स की फ़ाइल है, ऐप सेटिंग्स की जो फाइल है, ये भी आप appsettings.json फाइल, ये भी आप क्या करो, ये भी आप gitignore करो। यानी कि इसको भी आप कहाँ पर मत चढ़ाया करो। और दूसरी फाइल का नाम मैं रखूँगा appsettings.development। ये जो दूसरी वाली डेवलपमेंट है ना वहाँ पर दूसरी फाइल, तो सिंपली मैंने लिखा appsettings.development.json। ये भी मत, ये इसको भी मत जाने दो वहाँ पर, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, कभी कभी ऐप सेटिंग्स की बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे appsettings.star, ठीक है, .star.json। इसका मतलब होता है कि दैट जो भी चाहे डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, appsetting डॉट करके फिर बाद में अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, चाहे डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, स्टेजिंग हो, किसी भी एनवायरनमेंट की जेसन फाइल कहाँ नहीं जानी चाहिए, गिटहब पर। तो आप सिंपली यहाँ पर appsetting.star.json लिखो। ये मैंने कहाँ पर लिखा, ये मैंने लिखा gitignore फाइल में। इससे क्या होगा कि ये सारी की सारी फाइलें नेक्स्ट टाइम अब क्या होंगी, इग्नोर होंगी, ओके। लेकिन जो पहले से ही, मतलब पहले से ही जो चढ़ गई है, उनको आपको फिर वहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको लिटरली गिटहब पे जाके उन फाइल्स को क्या करना है, डिलीट। क्योंकि ये तो अब होगा, अब नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो पुरानी चढ़ गई है उसका क्या करें, है ना। जो पुरानी appsetting.json फाइल वहाँ पर पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये चीज़ एनवायरनमेंट सेटअप हम पहले ही करते हैं। हम जिस दिन हम कोडिंग का पहला स्टार्ट करते हैं, जब हम पहली बार कोड करते हैं, तो उसी टाइम पे हम असल में gitignore फाइल बनाते हैं। लेकिन चलो पहले आपको समझाना था मुझे बहुत सारी चीज़ें। जब आप चीज़ें सीखोगे, समझोगे, फिर आपको खुद भी ये चीज़ आप एप्रीहेंड कर सकते हो कि हाँ हमें ये appsetting.json को वहाँ पर चढ़ाना नहीं चाहिए था, ओके। इस तरह से मैंने env को इग्नोर किया, settings.json को, और डेवलपमेंट को भी, और वट जो भी होगी, प्रोडक्शन होगी, स्टेजिंग होगी, जितनी भी ऐप सेटिंग्स हैं उन सब को हम गिटहब पर आज के बाद नहीं चढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी फॉर एग्जांपल ये सीक्रेट्स, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, क्लाउडनरी URLs, इनमें छुपा क्या है असल में। इसमें आपको पता है ना कि परसों API सीक्रेट, API की था वहाँ पर। इसी तरह से इसमें डेटाबेस का पासवर्ड है, डेटाबेस का यूज़र ID है, सीक्रेट की है हमारी, क्योंकि हमारे टोकन्स की जो वैलिडेशन है वो सारा किस पर डिपेंड है, सीक्रेट की पर। तो ये सब कुछ हमने मतलब एक तरह से सेव किया। तो बात समझ में आ गई। अब चलो ये बात हो गई फिलहाल, अब हमें समझ में आ गया कि दैट चलो भाई क्लाउडनरी सर्विस तो हो गया, अब env लोड फाइल हो गई। अब आगे, अब आपको वहाँ से क्या निकालना है, क्लाउडनरी URL। ये हमने URL निकाला था, लेकिन किस मेथड से, कॉन्फ़िगरेशन मेथड से, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस का यूज़ करते हुए इसका, ओके। लेकिन env से कैसे करोगे, देखो env से करना कुछ भी नहीं है। आपको जैसे आपने .env को लोड किया, इसी तरह से एक मेथड आता है जिसमें आप .env को रीड करते हो, ठीक है। इसमें हम ऐसे रीड करते हैं environment.getEnvironment वेरिएबल। क्या है, environment.getEnvironment वेरिएबल। तो ठीक है, बाद में वहाँ पर नाम देना है जिस नाम से वो वहाँ पर आपने सेव रखा होगा। नाउ अगर मैं चेक करूँ env फाइल में वो किस नाम से सेव है, क्लाउडनरी URL से। तो क्लाउडनरी URL आपको सिंपली लिखना है environment.getEnvironment वेरिएबल, फिर किसका नाम देना है, क्लाउडनरी URL का। तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब env फाइल से आप एक्सेस कर रहे हो किसको, क्लाउडनरी URL को। तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ये वाली, ओके। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे,
डॉट गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। देखो अगर आप बोलोगे कि सर ये कैसे मतलब आप लिख पाते हो, देखो मसला क्या, जब आप एनवायरनमेंट लिखोगे, एनवायरनमेंट आपको पहले ही पता चल जाएगा कि दैट एनवायरनमेंट नाम की एक चीज़ है, ठीक है, डॉट नेट के अंदर। फिर जब आप डॉट लिखोगे उसमें उसके मेथड्स निकल के आएंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूँ एनवायरनमेंट, अगर मुझे थोड़ा सा भी दिमाग में होगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल नाम की कोई फंक्शन है, उसके अंदर मेथड है कोई, तो एनवायरनमेंट डॉट गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको फिर आप कॉल करोगे। कॉल करने में फिर आपको क्या लिखना है, उसका नाम देना है। जैसे था एनवायरनमेंट डॉट गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, फिर बाद में क्या है, इसको कॉल करके आपने पैरामीटर में क्या डाल दिया, क्लाउडनरी यूआरएल, जो कि उस यूआरएल का असली में नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा यूआरएल, है ना। तो मैं इसका नाम रखूं वैर क्लाउडनरी यूआरएल, ऐसे क्लाउडनरी, मैंने एक वेरिएबल यहीं पर बनाया, वैर क्लाउडनरी यूआरएल इज इक्वल टू एनवायरनमेंट डॉट गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। इस तरह से आपको क्लाउडनरी यूआरएल मिल गया। दो तरीकों से मैंने लाया, एक मैंने कैसे लाया, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन से, बाय यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन मेथड, आई कॉन्फ़िगरेशन मेथड, जिसमें मैंने सिंपल फॉल बैक का इस्तेमाल किया, क्वेश्चन मार्क थ्रो न्यू आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन। दूसरा मैंने ट्राई कैश मेथड यूज़ करके डॉट इनवी को लोड कराया और फिर वहाँ से मैंने लाया। तो जो भी आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगी, जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स होंगी, आप इनको ऐप सेटिंग्स में रखो या ENV में रखो, आपकी मर्जी है आप किसको यूज़ करोगे। एंड हाँ, किसी को डॉट ENV नहीं चलता तो उसके लिए ऐप सेटिंग एक अच्छी चीज़ है। होता है कभी कभी विंडोज़ को भूल जाता है, उसको डॉट ENV लोड ही नहीं होती। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इनिशियली उनको डॉट ENV लोड किसी को नहीं हुआ, मुझे तो हो रहा था डॉट ENV लोड, लेकिन उनको नहीं हो रहा था। तो उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन है क्या यूज़ करने का, ऐप सेटिंग डॉट जेसन का। तो ये कोई मतलब मसला नहीं है। अब मुझे बताओ, अब आप यूआरएल यूज़ करो या क्लाउडनरी यूज़ करो, फिलहाल मैंने दोनों चीज़ें रखी। अब इसके बाद एक CDC फंक्शन है। अब हमारे पास क्या मिल गया, अब हमारे पास क्लाउडनरी यूआरएल हमको मिल गया। अब एक CDC फंक्शन है जिससे आप क्लाउडनरी के SDK को कॉल करोगे, यानी कि जिससे आप क्लाउडनरी के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। एंड वो क्या है, और ये देखो, ये सारा काम मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारा का सारा काम मैं कर रहा हूँ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि सारा का सारा काम ही मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपली वो फंक्शन लिखेंगे। तो वो क्या है, वो है न्यू क्लाउडनरी। अब ये न्यू क्लाउडनरी का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्लाउडनरी की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज करो। अगर देखा जाए, क्लाउडनरी कोई क्लास है हमारे यहाँ पर, नहीं हमारे यहाँ पर क्लाउडनरी कोई क्लास है, नहीं है ना कोई क्लास क्लाउडनरी हमको पता है कि दैट क्लाउडनरी असल में कहाँ से आ रहा है, क्लाउडनरी असल में क्लाउडनरी .net से आ रहा है। तो अगर आप इसका प्राइवेट, हमने यहाँ पर इसका प्राइवेट फील्ड बनाया है, इसको हमने एज ए पैरामीटर लिया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप इसको टोटली मतलब नेगेट कर सकते हो, यहाँ पर आप मत लिखो ऐसे, और आप यहाँ पर ये पैरामीटर भी मत ले लो, ठीक है। और ये भी मत लिखो कि दिस डॉट क्लाउडनरी इज इक्वल टू क्लाउडनरी। देखो मैं आपको एक छोटा मोटा तरीका भी इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। तो मैंने मत इसका क्लाउडनरी का कोई ऊपर प्राइवेट फील्ड बनाया है। प्राइवेट फील्ड मैंने क्यों बनाया था, उसकी भी एक रीज़न है, ये भी आपको एक मेथड पे मतलब आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से इसकी एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज करूं, मैं लिखूंगा ऐसे, कहाँ गया, अगर मैं ऐसे लिखूं वैर, ऐसे लिखेंगे वैर क्लाउडनरी, सीधे लिखा मैंने वैर क्लाउडनरी इज इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा न्यू। ये एक शॉर्टकट मेथड है अगर आपको सिर्फ एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो चलो हमने एक क्लाउडनरी की एक नई इंस्टेंस को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्लाउडनरी की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर दिया। क्या क्लाउडनरी नाम की कोई क्लास आपके इसमें है, नेम स्पेस में? नहीं। तो क्लाउडनरी जो है, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं, ये मुझे दिखाता है कि दैट ये क्लाउडनरी आ कहाँ से रहा है, ये क्लाउडनरी से आ रहा है, यानी कि इट मीन्स ये आ रहा है असल में यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये एक DLL पैकेज है, DLL जानते हो ना, DLL पैकेज है ये। तो न्यू क्लाउडनरी, आप जब आप न्यू क्लाउडनरी को कॉल करोगे, इसको टर्मिनेट करोगे, तो ये क्लाउडनरी आपको वहीं से बोलेगा कि दैट मेरे आप मतलब इसके पास दो ओवरलोड्स है, एंड ये बोल रहा है कि इनिशियलाइज द न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लाउडनरी क्लास डिफॉल्ट पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट्स अ डिफॉल्ट यानी कि बोलता है कि दैट इसके एक ओवरलोड में आप पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो ये एक पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर ही हो गया ना फिर। ओके, एज्यूम
एज्यूम दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल क्लाउडनरी यूआरएल इज सेट। कहता है कि अगर आपके पास क्लाउडनरी यूआरएल पहले से ही आपके पास आ चुका है, ओके, यानी कि हमने एक क्लाउडनरी की इंस्टेंस को इनिशियलाइज किया, ठीक है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि दैट हमारे पास क्लाउडनरी यूआरएल ऑलरेडी है। अब इसके ऑप्शंस में आप क्या पास करोगे? इसके ऑप्शंस में आपको सिर्फ वो यूआरएल पास करना है, और वो यूआरएल किसका है? वो मेरे क्लाउड का है, तो इसका मतलब मैं उस क्लाउड के साथ क्या हो जाऊंगा? कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, अभी देखो इसने क्या लिखा? क्लाउडनरी यूआरएल, और यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा? API इज इक्वल टू सिक्योर इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर है कि मसला, एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा कि सर आपको कैसे पता कि दैट ये करना है, ठीक है, आपके पास तो यहाँ पर आपने पहले से ही लिखा हुआ है, आप हमें उससे पढ़ा रहे हो। देखो करना कुछ भी नहीं है, आप जाओ गूगल पे, जो आपका फॉर एग्जांपल आपने क्लाउडनरी के पैकेज को कहाँ से इंस्टॉल किया था, ठीक है, आपने cloudnary.net को न्यूगेट पैकेज से इंस्टॉल किया था, तो cloudnary.net है ना, यही था ना cloudnary.net। अब ये cloudnary.net है, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बाज़ाबिता यहाँ पर है, इसका यूजेज भी यहाँ पर है। देखो क्या लिख रहा है, कहता है कि आप पहले एक नए क्लाउडनरी की इंस्टेंस को क्या करो? इनिशियलाइज, ठीक है, बाद में आप इसके अंदर क्या डालो? आप इसके अंदर फिर URL पेस्ट करोगे, ठीक है, URL पेस्ट करेंगे। अच्छा, फिर ये बोलता है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, एक काम करो, आप इसकी फुल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए कहाँ जाओ? नहीं, क्लाउडनरी पर ही। तो cloudnary.com जो है, cloudnary.com बाज़ाबिता से एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट? चेक, ये Node.js, Python, PHP, Java, Ruby, Net, Go, Dart, PHP, जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है ना जो मार्केट में चलती हैं, जितनी भी बैक एंड लैंग्वेज है, Node है, Python है, PHP, Java, Ruby और Rails, उन सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। एंड इनफैक्ट .NET SDK पे जाएंगे तो ये दिखा भी रहा है कि इंट्रोडक्शन है, क्विक स्टार्ट है, दिखा रहा है कि दैट इमेज अपलोड कैसे करना है, वीडियो कैसे अपलोड करना, तो इट इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। देखो अगर आपके पास इतना हाई IQ होगा, आप घर पे जाके खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते थे, तो आपको किसी कोडिंग इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इट्स ऑल रिटन इन डॉक्यूमेंटेशन। बट डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से ढूंढनी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इट्स लाइक ए प्रदीप रेफरेंस, ठीक है, 12th की वो बड़ी बड़ी रेफरेंसेस, वहाँ से क्या ही निकाले, मतलब वहाँ पर बहुत सारा लिखा, इतना याद तो होगा नहीं। फिर आपको जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो क्या पढ़ाते हैं आपको? कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें पढ़ाते हैं जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एंड एक टाइम पर जब एज हो जाती है आपकी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बाद में आप वो प्रदीप बुक खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर आपको 12th की लेवल पर आपको वो बहुत लगता था, ठीक है। इनफैक्ट 10th की लेवल पर अगर आपको प्रदीप की बुक दिखाते 12th की, तो शायद 10th में आप मेडिकल नॉन मेडिकल ही नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग लगता है कि फिजिक्स की उतनी बड़ी मोटी सी दो रेफरेंसेस। इसी तरह से यहाँ पर हर किसी चीज़ की बड़ी बड़ी रेफरेंसेस है। अब देखो भाई, अगर यहाँ पर क्विक स्टार्ट की बात करें, आप यहाँ से ही ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। देखो इसने भी दिखाया है कि आप .env का यूज़ करो, दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है? इंस्टॉल पैकेज .env.net, कहता है कि क्लाउडनरी URL को कहाँ पे रखो? .env में। तो आप .env का यूज़ करो, या आपको appsetting.json का यूज़ करना है, आप कर सकते हो। बाद में बोलता है कि क्लाउडनरी URL ऐसा होता है, क्लाउडनरी URL में होता है क्लाउडनरी, दूसरी चीज़ होती है API की, उसके बाद होती है API सीक्रेट, उसके बाद होता है क्लाउड का नाम, उसके बाद दिखाता है, देखो क्या बराबर बोलता है, .env.load options new .env options probe for env true। फिर कहता है कि क्लाउडनरी URL कहाँ से लाओगे? वो आप लाओगे environment.get environment variable क्लाउडनरी URL से। और आपको ये भी रखना है इसके अंदर cloudnary.api.secure is equal to true, यानी कि ये चीज़ इसके साथ ज़रूरी रखनी है। अब देखो मैंने अपने कोडिंग में क्या क्या किया, मैंने न्यू क्लाउडनरी तो लाया, चलो इसके अंदर मैं क्लाउडनरी URL पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्लाउडनरी URL पेस्ट हो गया, इसका मतलब हम क्लाउडनरी के साथ क्या हो गए? हम कनेक्ट हो गए इसके साथ। लेकिन अब मसला है कि दैट इसमें एक और चीज़ हम लिखते हैं, वो क्या है? वो हम लिखते हैं इस तरह से, हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, API इज इक्वल टू सिक्योर इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब जो वो इमेज अपलोड होगी और वो जो इमेज का डेटा हमारे पास आएगा, वो सारा का सारा सिक्योर होगा, ठीक हो अच्छे से। कैसे हो? क्या कर रहे हो? हो गया एग्जाम? चलो ठीक है। तो API इज इक्वल टू सिक्योर इज इक्वल टू ट्रू। देखो ये लिखने से क्या होगा, अगर आप ये ऑब्जेक्ट इसके साथ रखोगे, ये वैसे डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा गया है कि दैट आप API.secure को क्या करो?
ट्रू करो, इससे होगा ये कि दैट आपकी एपीआई जो है वो सिक्योर हो जाएगी, इससे जो डेटा का आना जाना होगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा API इज इक्वल टू सिक्योर इज इक्वल टू ट्रू, हो गया। इस तरह से आप क्लाउडनेरी के साथ हो जाओगे। आप देखो यहाँ पर मैं दो चीज़ कर सकता हूँ। आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर URL भी है और मेरे पास यहाँ पर क्लाउडनेरी URL भी है। असल में जब हम क्लाउडनेरी की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं तो ये क्या है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर होता क्या है, इट्स अ क्लाउडनेरी URL है ना। तो अगर मैं ये ना लिखूं और ये लिखूं तो चलेगा ये? हाँ हाँ ऑब्वियसली चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें भी तो वही चीज़ है ना, है ना, ये भी तो URL ही है ना। दिस डॉट URL इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी URL ही सेव है, उसमें भी URL ही सेव है। तो ये सिर्फ मैंने आपको दो तरीके दिखाए URL को एक्सेस करने के, बाय यूजिंग द ऐप सेटिंग्स एंड बाय यूजिंग द .env। तो चाहे आप ये URL यूज़ करो या ये URL यूज़ करो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, अगर किसी को लेट हो गया वो जा सकता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पर क्लाउडनेरी URL का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, यानी कि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं .env का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद अब आप क्लाउडनेरी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब आप देखोगे कि क्लाउडनेरी तो हो गया, बिकॉज दिस क्लाउडनेरी इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, दिस क्लाउडनेरी इज, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लाउडनेरी क्लास का, है ना, जो कि क्लास कहाँ से आ रही है, बाहर से, DLL फाइल से। अब इस क्लाउडनेरी के अंदर क्या क्या है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर जो मेथड्स हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिलहाल ये एरर दे रहा है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसको चेकआउट करेंगे कि एरर किस बात का है, ठीक है। हाँ, ये एरर इस बात का है कि दैट हमने इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में वो डिलीट कर दिया। हाँ ये ठीक, क्लाउडनेरी, और यहाँ पर हमें वैर नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है क्लाउडनेरी, ये कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपली क्लाउडनेरी क्लाउडनेरी। और हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिस डॉट क्लाउडनेरी, जो मैंने ऊपर लिखा था असल में, हाँ वो लाइन मैंने ये की ना यहाँ पर, दिस डॉट क्लाउडनेरी इज इक्वल टू क्लाउडनेरी, ये मैंने कमिट आउट की, अब ये यहाँ पर है, क्योंकि दिस डॉट क्लाउडनेरी के अंदर आपको पहले चाहिए क्या, हाँ आपको ये चाहिए, ठीक है। अब हमारी कोई भी इसमें एरर नहीं है। चलो अब ये किस में हो रहा है, ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं, हाँ ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में। एक काम मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये मैं फिलहाल कमिट आउट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, .env से। इनकेस अगर आपको चाहिए होगा, सिंटेक्स ज़रूरत होगा तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या मुझे लिखना पड़ेगा आई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो मैंने यहाँ पर प्राइवेट रीड ऑनली स्ट्रिंग बनाया था, इसकी ज़रूरत है मुझे नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इनको मैंने कमेंट आउट किया, अलबत्ता मैंने वहीं पे रखा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले लेना वहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम .env को लोड कर रहे हैं और हमने क्लाउडनेरी की एक नई इंस्टेंस बनाई और उसमें हम क्लाउडनेरी URL पेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम env से ला रहे हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे अगर देखा जाए, हमारे पास एक इंटरफेस थी जहां पर आपने मेंशन किया था कि दैट इस क्लाउडनेरी सर्विस के अंदर, यानी कि जिस ये इंटरफेस है, इसके अंदर आपने एक टास्क को क्रिएट किया था, आपने एक टास्क नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अपलोड इमेज। अब हमें इसका सिंटेक्स लिखना है, क्योंकि अगर आप क्लाउडनेरी सर्विस को इनहेरिटेंस दे रहे हो आई क्लाउडनेरी सर्विस का, तो आई क्लाउडनेरी सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगा, वो होगा ना फिर इसी में। तो मेथड का नाम क्या है, अपलोड इमेज, ठीक है। और ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, और जो भी ये इमेज पकड़ता है वो किस इंटरफेस से है, iForm फाइल HTTP रिक्वेस्ट में फाइल को रिप्रेजेंट करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट्स अ फाइल सेंट विद HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जो फाइल सेंड होती हैं, ये उसको जो है ना यहाँ पर डिफाइन करता है। तो मैंने इसको बोला कि देखो, फाइल नाम से एक iForm फाइल आएगा, तो तुम जो है उस फाइल को ले लेना। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, पहला ऑप्शन, पहले तो हम नल चेक करेंगे। नल चेक मतलब कि अगर फाइल क्या होगी, नल होगी, या अगर फाइल की लेंथ 0 होगी
तो तुम क्या करना, तुम एक नया आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करना, बोलना फाइल क्या है, इनवैलिड है। तो ये सिंपल चीज़ है यहाँ पर, इसको समझने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आप स्ट्रीम क्रिएट करते हो, फाइल डॉट ओपन रीड स्ट्रीम। ओपन रीड स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस क्लाउड के साथ अभी आप कनेक्टेड हो, उसका जो ये मतलब लेने की कैपेसिटी है ना, मतलब वो वीडियो या पिक्चर लेने की जो कैपेसिटी है, उस जो पाइपलाइन को आप ओपन करो, ओपन रीड स्ट्रीम। तो ओपन रीड स्ट्रीम का मतलब है कि दैट रीड जो मतलब जो चीज़ क्लाउडनरी में डेटा को रीड करती होगी उसको क्या करो, हाँ, तो ओपन्स द रिक्वेस्ट स्ट्रीम फॉर रीडिंग द अपलोडेड फाइल। अपलोडेड फाइल को रीड करने का एक मेथड, तो जो हमने फाइल अपलोड की उसको रीड करने का एक मेथड, क्योंकि जब फाइल आप कहीं पे अपलोड करोगे पहले फाइल रीड ही तो होगी, तो हम इसको बोल रहे हैं कि तो फाइल को रीड करो। तो यूजिंग वैर स्ट्रीम इज इक्वल टू फाइल डॉट ओपन रीड फाइल। अच्छा, ये फाइल क्या है, ये फाइल आईफॉर्म फाइल है, यार है ना। यहां पर देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे फाइल डॉट, आप फाइल के ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फाइल डॉट कंटेंट टाइप, हम कंटेंट टाइप पता कर सकते हैं, कंटेंट टाइप में आएगा जेपेग। जेपेग का मतलब क्या है, जेपीजी ना, जो फाइल का पिक्चर होती हैं। अगर MP3 फाइल होगी तो ये बोलेगा MP3, MP4 होगा तो बोलेगा MP4। तो कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट टाइप, हर कोई चीज इसमें कुछ ना कुछ करती है। अब देखो यहीं पर एक मेथड है ना, ओपन रीड स्ट्रीम, फाइल डॉट ओपन रीड स्ट्रीम। जब आप इसको कॉल करते हो ओपन रीड स्ट्रीम को, तो इसका मतलब है कि दैट आपने फाइल को रीड किया। तो पहली चीज हमने फाइल को क्या किया, रीड किया। हमने ओपन रीड स्ट्रीम को ओपन कर दिया जिसमें हम फाइल को रीड कर पाएंगे। इसके बाद अब हमें फाइल रीड हो गई, फाइल रीड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद फाइल को रीड करने के बाद अब आपको अपलोड पैराम्स, अब आपको अपलोड जब आप करोगे, ऑब्वियसली आप एक फाइल को अपलोड करोगे तो आप चाहोगे ना कि इसको कहीं पे सेव रखना, किसी फोल्डर में, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, कहीं इस पे कॉम्प्रेशन तो नहीं लगाना है, बाकी चीजें, कहीं इसको क्रॉप तो नहीं करना इमेज को, मान लो इमेज बहुत बड़ी है, आपने इसको क्रॉप लगाना है, तो उन पैराम्स को पहले हम रेडी करेंगे। तो हमने लिखा where upload params, इट्स अ लोकल वेरिएबल, और हमने इमेज अपलोड पैराम्स की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर दिया। अब आप कहोगे कि इमेज अपलोड पैराम्स कहां से आता है, देखो ये क्लाउडनरी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये टूल्स जो है ना, ये वाले टूल्स अपलोड पैराम्स, ये अपलोड पैराम टूल आपको कौन प्रोवाइड करता है, क्लाउडनरी। तो आपने लिखा where upload params इज इक्वल टू न्यू इमेज अपलोड पैराम्स। बाद में आप देखो इसमें क्या क्या है, फाइल कौन सी है भाई, फाइल न्यू फाइल डिस्क्रिप्शन, फाइल का नाम कॉमा स्ट्रीम। स्ट्रीम ऊपर आपने एक वेरिएबल बनाया था, तो यानी कि व्हाटएवर जो इसने रीड किया वो कहां पर सेव हुआ, स्ट्रीम में, स्ट्रीम में रीड हुआ ना। अब हमने उसको रखा, ये ऑब्जेक्ट है, या हम की वैल्यू पेयर्स लिख रहे हैं, तो हमने इसको बोला कि देखो फाइल क्या है, फाइल ये है स्ट्रीम, ओके। फाइल का नाम, एक तो फाइल का नाम और व्हाटएवर जो उसने रीड किया वो दो चीजें हैं। तो फाइल डिस्क्रिप्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फाइल का नाम, देखो फाइल का नाम, और दूसरा क्या है, दूसरा स्ट्रीम यानी कि व्हाटएवर जो रीड होकर आ गया वो। इसके 5 ओवरलोड है, इस फाइल डिस्क्रिप्शन के कितने ओवरलोड है, 5 ओवरलोड्स। बाद में क्या फाइल का नाम यूज करना है, ट्रू। क्या फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए, फॉल्स। इसका मतलब अगर फाइल का नाम यूनिक नहीं भी होगा, अगर हम मान लो 2 बार एक ही फाइल को अपलोड करें तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो यानी कि एक ही नाम से बहुत सारी फाइलें हो सकती है, ठीक है। क्या पता कोई 2-3 बार एक ही पिक्चर को अपलोड करे, तो इसीलिए हमने यूनिक फाइल नेम को क्या रखा है, फॉल्स। ओवरराइट ट्रू, क्या ओवरराइट कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। अगर सेम फाइल है तो पुरानी फाइल को नई फाइल से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। और फोल्डर क्या है, किस फोल्डर में सेव रखना है, देखो मैंने इसका फोल्डर रखा था फजी गॉगल्स, हम इसका नाम कुछ और रखते हैं। तो बताओ हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, अभी कुछ भी नहीं, हम इसका नाम रखते हैं चलो ट्रिंकल। तो मैं इसको बोलूंगा कि ट्रिंकल नाम से एक फोल्डर बनाना, ये सारी की सारी फाइलें कहाँ पे रखना, ट्रिंकल में रखना। तो ट्रिंकल नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे फाइल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने कोई क्रॉप वॉप नहीं लगाया, इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने कमिट आउट किया है। तो इस तरह से आपके अपलोड पैराम्स क्या हो गए, इस तरह से आपके अपलोड पैराम्स क्या हो गए, क्रिएट। तो अपलोड पैरामीटर्स जिसमें हमने फाइल का नाम, बाकी जो ऑप्शंस है वो पास किए। इसके बाद है, अब हम बोल रहे हैं इसको क्लाउडनरी डॉट
अपलोड एसिंक। हम क्लाउडनरी को बोल रहे हैं कि अपलोड एसिंक करो। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, ओके। तो क्लाउडनरी को हम बोल रहे हैं कि तुम देखो क्लाउडनरी के अंदर चेक करो, मैं लिखता हूं पहले से, ठीक है। देखो आप क्या लिखोगे, असल में कैसे लिखना होता है ये, आप लिखोगे ऐसे अवेट, ओके, क्योंकि ये एसिंक्रोनस मेथड है। बाद में आप क्या लिखोगे, क्लाउडनरी, क्योंकि क्लाउडनरी ऊपर उसकी नई इंस्टेंस इनिशियलाइज की है, तो क्लाउडनरी डॉट, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे मेथड्स हैं। आप, मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, अपलोड का, तो मैंने लिखा क्लाउडनरी डॉट अपलोड एसिंक। क्या लिखा, क्लाउडनरी डॉट अपलोड एसिंक। और अपलोड एसिंक को जब आप कॉल करोगे तो ये आपको बोलेगा कि हमें चाहिए पैराम्स। वो पैराम्स कहाँ है, ऊपर है ना, तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। तो वट एवर जो ये रिटर्न करेगा वो क्या होगा, उसको क्या बताओगे आप, तो यानी कि अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोड एसिंक करने से आपकी इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड हो जाएगी, लेकिन वहां से रिटर्न क्या होगा, वहां से जो रिटर्न होगा उसका नाम हमने रखा अपलोड रिजल्ट। क्या नाम रखा, अपलोड रिजल्ट। अपलोड रिजल्ट इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा वेर अपलोड रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोड एसिंक अपलोड पैराम्स, ठीक है। बाद में मैं इसको बोलता हूं कि देखो अगर अपलोड रिजल्ट डॉट एरर होगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिखा नॉट नल, यानी कि अगर एरर नल नहीं है, अगर एरर नल नहीं है, एरर नल नहीं है का मतलब होता है एरर है ना, है ना। अगर एरर नल नहीं है इसका मतलब एरर है, तो हम उस वक्त उसको बोल रहे हैं कि तुम एक इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन थ्रो करना। एक्सेप्शंस, आई होप आपने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा होगा सी शार्प के अंदर, बहुत तरह की एक्सेप्शंस होती हैं। तो हमने इसको बोला कि तुम एक नया इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन थ्रो करना जिसमें तुम बोलोगे कि दैट क्लाउडनरी अपलोड फेल्ड, और साथ में आप लिखना अपलोड रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज। वट एवर जो अपलोड रिजल्ट के एरर की जो मैसेज होगी वो आप उसको शो कर देना एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, यानी कि अपलोड हो गया, अपलोड हो गया। लेकिन मुझे बताओ इस मेथड का काम क्या था, इसका काम सिर्फ अपलोड करना तो नहीं था ना, इस मेथड का काम था अपलोड करके हमें फिर स्ट्रिंग प्रोवाइड करना, यानी कि जहां पर अपलोड किया उसका यूआरएल हमको देना कि कहां पर फाइल तुमने अपलोड की। इसीलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, स्ट्रिंग, क्योंकि वॉइड मेथड तो था नहीं कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर मैं यहां पर कुछ रिटर्न ही ना करूं तो आप देखेंगे ये मेथड एरर देगा, बोलेगा कि अपलोड इमेज में खाली अपलोड ही नहीं होना है बल्कि सच में अपलोड इमेज होना चाहिए और रिटर्न करना चाहिए कुछ, चाहे वो एरर ही रिटर्न क्यों ना करे। तो ऊपर तो हमने इसको बोला कि इनकेस अगर अपलोड रिजल्ट डॉट एरर नॉट नल होगा तो एरर थ्रो करना। एरर थ्रो करने से क्या होता है कि दैट पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना वो रुक जाएगा, इसीलिए आप हमेशा एक्सेप्शंस थ्रो करोगे। दूसरी चीज मैंने यहां पर क्या किया, मैंने लिखा इसको रिटर्न अपलोड रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल। इसमें होती हैं ये सब चीजें, और मैं इसको बोलता हूं कि तुम अपलोड रिजल्ट के सिक्योर यूआरएल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना। तो बताओ इस मेथड का क्या है, हमें यहां से क्या देना है, हमें यहां से देनी है फाइल, वहां से हमें मिलेगा यूआरएल जहां पर वो सेव होगी, यानी कि ये मेथड तैयार, काम करने के लिए रेडी। अब हम क्या करेंगे, बस ये हो गया ना अब ये मेथड क्लाउडनरी सर्विस। अब हमको इसका यूज असल में करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इट वाज जस्ट अ सर्विस, ये हमारे प्रोग्राम का असल में पार्ट तो है, लेकिन ये एक तरह की हाई लेवल सर्विस है जिसके ऊपर हमारे फिर बाकी चीजें डिपेंडेंट होंगी, ओके। और ये खुद डिपेंडेंट है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, खुद डिपेंडेंट है इंटरफेस के ऊपर। इसका मतलब हम सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन भी कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि हमने क्लाउडनरी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह यूज किया यहाँ पर भी। और हमने क्लाउडनरी के अंदर क्या रखा, जो हम ये बोलते हैं ना, एक होता है लिस्को सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर हो रहा है लिस्को सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो इसमें है ना इंटरफेस सेग्रीगेशन, वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ चेक, अब क्लाउडनरी सर्विस क्योंकि आपके इसमें आ गई है, नाउ मुझे बताओ असल में हम क्या कर रहे थे। असल में हम क्रिएट प्रोडक्ट कर रहे थे, है ना, हम एक जगह पर क्रिएट प्रोडक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। आपको पता होगा कि दैट प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमने एडमिन कंट्रोलर में आपने
क्रिएट प्रोडक्ट किया था, आपने प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर उसकी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाई थी और आपने लिखा था प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट इमेज जरूरी है, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप कहना ऑल डिटेल्स विद स्टार आर रिक्वायर्ड, बाद में आप डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज को सेव करना। अब है ना, ठीक ये सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कैसे इसको बताओगे कि दैट मुझे इसमें एक आईफॉर्म फाइल भी होगी, इसमें एक फाइल भी आएगी, मतलब इस मेथड में एक फाइल भी होगी। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि दैट हम लास्ट में कहाँ पर रुके थे, बिकॉज हमको पहले सर्विस बनानी थी। तो सर्विस बनाने में आपको मतलब कल का दिन भी इसी में गया शायद हमारा, कल हम आए थे, हाँ कल नहीं परसों हमने किया था। तो परसों हमने थोड़ा सा क्लाउडनरी का कॉन्सेप्ट देखा था। अच्छा, क्लाउडनरी के साथ साथ आप किस सर्विस का और यूज़ कर सकते हो, इनकेस अगर आप क्लाउडनरी के साथ नहीं जाओगे, देन हम क्या यूज़ करेंगे, AWS की कौन सी सर्विस होती है, उसका नाम बताओ, उसका नाम है S3। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं लॉग इन कर लेता हूं, उसको क्या बोलते हैं S3 को, हाँ S3 बकेट, दैट इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। ओके, पहले लॉग इन करते हैं, देखते हैं। एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद आप कहां पर पहुंचोगे, एडमिन डैशबोर्ड पर। विदाउट लॉगिन आप वहां पे जा ही नहीं सकते। फिर हम क्रिएट प्रोडक्ट कर रहे थे। अब देखो यहां पर क्या था, प्रोडक्ट नेम, ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक एंड कैटेगरी, आप ये सब चीजें ले रहे थे। देखो आपको क्या लगता है, आप डायरेक्टली इमेज URL लोगे फ्रंट एंड से, नहीं, आप डायरेक्टली इमेज URL नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, दिस इज एन क्रिएट प्रोडक्ट, तो जाते हैं कहां पर, व्यूज में जाएंगे एडमिन में जाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट। पहले तो इसकी टाइप चेंज करते हैं, किसकी टाइप चेंज करनी है, इमेज की। आपको URL नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली इमेज ही पास करनी है। तो आपको लिखोगे प्रोडक्ट इमेज और इसकी टाइप क्या रखेंगे, इसकी टाइप रखेंगे फाइल, ओके, इसका नाम क्या रखा, फाइल। तो चलो सेव करते हैं। देखो इतना चेंज करने से ही क्या हो जाएगा, इतना चेंज करने से आप देखोगे यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब मैं कोई भी इमेज यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब जब मैं क्रिएट प्रोडक्ट करूंगा, बताओ क्या क्या जाएगा, प्रोडक्ट नेम जाएगा, प्रोडक्ट इमेज, इससे पहले URL था, लेकिन अब प्रोडक्ट इमेज एक फाइल है ना, प्रोडक्ट इमेज अब एक फाइल है। नहीं, अगर हाँ क्लाउडनरी के बगैर भी तो कर सकते थे ये चीज, लेकिन फिर फाइल पकड़ के क्या करते, अभी यहां पर हमारे पास ऑप्शन ये है कि फाइल पकड़ी, हम क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे, फाइल जाएगी ना कंट्रोलर के पास, वहां पर वो उस फाइल को कहां पर सेव करेगा, क्लाउडनरी पे, वहां से क्या आएगा, URL किस में जाएगा, इसी में। तो आया आपको होल फिल्म समझ में आ गई क्या कर हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब इमेज URL डायरेक्टली आप कैसे पास करते हैं, अब आप चूज फाइल करो, डायरेक्टली इमेज पास करो, ये इमेज कहाँ पर सेव होगी, क्लाउडनरी के अंदर, और वहां से जो सिक्योर URL आएगा वो आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इसी तरह से देखो मैंने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल यही हूबहू ऐसे ही काम किया है, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्म का जो है ना, इसकी ENC इसमें होता है एंक टाइप, ठीक है, ऐसे एंक टाइप का मतलब होता है एनकोडिंग टाइप। इसमें आप लिखोगे एनकोडिंग टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, फॉर्म का, यानी कि हमें फॉर्म को बताना पड़ेगा, फॉर्म की मेथड क्या है, पोस्ट, फॉर्म की मेथड क्या है, उसकी एंक टाइप क्या, एनकोडिंग टाइप क्या है, एनकोडिंग टाइप इज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का मतलब यह है कि दैट इसमें खाली नंबर और स्ट्रिंग्स नहीं है, इसमें पूरी की पूरी इमेज है, यानी कि इसमें हम यहां पर इसको बोल रहे हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का मतलब होता है कि दैट देयर इज अ मल्टीमीडिया फाइल प्रेजेंट इन द फॉर्म के अंदर मल्टीमीडिया फाइल है, हाँ, जो उधर जाएगी। तो ये हमने फॉर्म के अंदर मेंशन करके रखा है इसको कि इट्स हैविंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। आई बात समझ में आ गई, चलो होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। एंड दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको, इसको आप लिख सकते हो यहां पर नेम इज इक्वल टू फाइल, क्या लिख सकते हो, आप मत रखो प्रोडक्ट इमेज का नाम प्रोडक्ट इमेज, आपने इसके नेम के अंदर क्या रखा, फाइल, मैंने फाइल रखा। अब देखो मैं यहां पर इसके एडमिन कंट्रोलर में जाके इसको बोलूंगा कि देखो एक तो प्रोडक्ट
आएगा, और दूसरी इसके साथ एक आईफॉर्म फाइल है। क्या है? इसके साथ एक आईफॉर्म फाइल है। किस नाम से? फाइल नाम से। ठीक है, आया समझ? अब बताओ क्या करेंगे हम? अब बताओ, प्रोडक्ट इमेज नल और एम्प्टी ही तो आएगा। अब इसका मतलब ये मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, है ना? आप समझ रहे हो कौन सी चीज मैंने हटाई? देखो मैंने कौन सी चीज हटाई, मैं इसको कमेंट आउट करके रखता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी चीज हटा रहा हूं। और ये और भी मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब यहां पर आपको एक ये चाहिए। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को नल और एम्प्टी टैग लगा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट इमेज तो अब आएगा ही नहीं फ्रंट एंड से। वहां से प्रोडक्ट इमेज के बदले पूरी की पूरी क्या आएगी? पूरी की पूरी इमेज आएगी, पूरी की पूरी फाइल इमेज आएगी। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप इसको बोलोगे कि देख भाई, अगर फाइल नहीं है, अगर फाइल नहीं है, या अगर फाइल की लेंथ 0 है, कोई फाइल ही नहीं है, तो आप एक काम करना, आप उसी वक्त फिर एरर दे दो। ठीक है, काइंडली सिलेक्ट द फाइल। ओके, तो सही है। आपने यहां पर जैसे जैसे सर्विस के अंदर मैंने किया, सर्विस के अंदर भी यही है ना कि अगर फाइल नल होगी या फाइल का लेंथ 0 है, अलबत्ता वहां पर हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर हमको व्यू बैग के अंदर मैसेज भेजनी है। हमें लिखना है व्यू बैग डॉट एरर मैसेज। ठीक है, व्यू बैग डॉट एरर मैसेज, और हम एरर मैसेज क्या थ्रो करेंगे? हम लिखेंगे काइंडली सिलेक्ट द इमेज फाइल। काइंडली सिलेक्ट द इमेज फाइल। ठीक है, सही है। इसका मतलब पहले ही यहीं पे रुक जाएगा, और यहां पर आप क्या करोगे? रिटर्न व्यू। सही है ना? तो अगर इमेज नल है, फाइल अगर नल है, फाइल की लेंथ अगर 0 है, तो तुम ये मैसेज शो करना। बाद में अगर प्रोडक्ट नाम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो ये बोलना। ठीक है, ओके। और आप पता है, आप एक ये AC में कर सकते थे, यहीं पर एक ही इफ में, वो भी पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या करोगे? चलो अब इमेज मिल गई, इमेज मिल गई, इसको अब अपलोड करना है। हाँ, अपलोड करने के लिए आपके पास ऑलरेडी मेथड आ चुके हैं, लेकिन वो जो मेथड है, ठीक है, वो जो मेथड है ना आपके पास, वो इसमें इंजेक्टेड नहीं है। इसमें iToken सर्विस और SQLDB कॉन्टेक्स्ट इंजेक्टेड है। तो आप उसको कैसे इंजेक्ट करोगे? इसके अंदर आप लिखोगे प्राइवेट रीड ऑनली, ठीक, प्राइवेट रीड ऑनली iCloudinary सर्विस, है ना, iCloudinary सर्विस, क्लाउडनरी सर्विस। ठीक है, और यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, और यहां पर भी आप इसका एक पैरामीटर लोगे। क्या लिखोगे उसमें? यही सेम टू सेम iCloudinary सर्विस, क्लाउडनरी सर्विस। ठीक है, और यहां पर लिखोगे आप दिस डॉट क्लाउडनरी सर्विस इज इक्वल टू, नहीं, क्लाउडनरी सर्विस। ठीक है, आया समझ? दिस डॉट क्लाउडनरी सर्विस इज इक्वल टू क्लाउडनरी सर्विस। बस हो गया ये इसके अंदर इंजेक्ट। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं यहां पे लिखूंगा कि देखो भाई, आप लिखना where secure URL। क्या लिखेंगे? secure URL, where secure URL is equal to await। ठीक है, अब await हम क्या करेंगे? हम करेंगे await Cloudinary, ठीक है, await Cloudinary सर्विस डॉट, देखो उसके अंदर एक मेथड है अपलोड इमेज, क्योंकि हमारी इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है अपलोड इमेज। अपलोड इमेज को क्या चाहिए? अपलोड इमेज को चाहिए एक फाइल, और वो फाइल हमारे पास आ चुकी है। कहां से? iForm फाइल से, वो फ्रंट एंड से आ रही है। तो मैंने इसको फाइल दे दी। ऑब्वियसली अपलोड इमेज इज ए मेथड विच इज अवेटेबल रिटर्निंग स्ट्रिंग टेकिंग फाइल, और उसका कोई ओवरलोड हमारे पास है भी नहीं, एक ही मेथड है ये, है ना? क्लाउडनरी सर्विस के अंदर एक ही मेथड है ये। तो सही है। इस सिक्योर यूआरएल का मैं क्या करूं? आप चाहो तो यहां पर नल चेक कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि दैट सिक्योर यूआरएल जो है, देखो ये है ना स्ट्रिंग, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये नलेबल हो सकता है कभी सिक्योर यूआरएल आए ना, लेकिन फिर भी
अगर सिक्योर यूआरएल नहीं आएगा, इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कि दैट इमेज अपलोड नहीं हुई, लेकिन मैंने वहां पर भी इसको लिखा है कि दैट फिर एक्सेप्शन थ्रो करना। इसका मतलब हर जगह पर मैंने एक तरह से वो क्या रखे हैं, लेवल्स ऑफ नल चेक, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जरूरी है, वरना पता ही है क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है। मैं क्लाउडनरी सर्विस के अंदर भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं। अच्छा, क्लाउडनरी सर्विस में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि .env लोड नहीं हुआ, उसमें भी मैंने कैच ब्लॉक में लिखा हुआ है ना। तो हमें इससे समझ में आता है कि रुक कहां पर रहा, env फाइल में लोड में एरर है, अपलोड इमेज होने में एरर है, कहां पर एरर है। ठीक है, यहां पर भी आप लिख सकते हो कि सिक्योर यूआरएल इज एम्प्टी। अगर सिक्योर यूआरएल एम्प्टी है तो तुम कुछ एरर मैसेज थ्रो करना, लेकिन फिलहाल यहां पर हम उसके बगैर ही आगे जाते हैं। बताओ अब आप क्या करोगे। अब आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेव नहीं करना, अब आप नहीं करना जैसे dbcontext.products.add-async डायरेक्टली सेव करोगे, नहीं, आप ऐसे लिखो पहले। अब इसका नाम क्या है, रिक्वेस्ट। आप इसको बोलो कि देखो जो रिक्वेस्ट डॉट जो उसके अंदर प्रोडक्ट इमेज है, रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज है, उसको आप सिक्योर यूआरएल से बदल दो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। क्योंकि वो प्रोडक्ट इमेज जो थी ना, असल में वो भी स्ट्रिंग टाइप क्या है, उसकी टाइप स्ट्रिंग ही है ना, क्योंकि वो असल में प्रोडक्ट इमेज नहीं है, वो असल में प्रोडक्ट इमेज का स्ट्रिंग है, यानी कि उसका यूआरएल है। तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज को किससे बदल दिया, सिक्योर यूआरएल से। लेकिन सिक्योर यूआरएल आया कहां से, क्लाउडनरी से। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुम प्रोडक्ट्स को ऐड एसिंक करना और सेव चेंजेस एसिंक करना, और बाद में तुम रिडायरेक्ट करना डैशबोर्ड के ऊपर। तो अगर मान लो सब कुछ सही से रहा, अगर कहीं पे कोई एरर नहीं है, .env लोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब कुछ सही से है, तो मैं जैसे ही कोई इमेज सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे वो कहाँ सेव हो जाएगी, क्लाउडनरी में। वहां से यूआरएल आएगा, वो मेरे डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारा टोटल में सीन है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ मसले हैं, देखते हैं क्या मसले हैं इसके। इनवैलिड क्लाउडनरी यूआरएल स्कीम एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट विद दिस, इसका मतलब देखो कहां पर एरर है, बोलता है आर्गुमेंट एक्सेप्शन इनवैलिड क्लाउडनरी यूआरएल। इसका मतलब उस प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ने एरर थ्रो किया, मेरे क्लाउडनरी यूआरएल के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब दिस क्लाउडनरी सर्विस इज सेइंग, बोल रहा है ये इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन था ना, ये तो नहीं आया, इसका मतलब ये फेलियर टू लोड env नहीं है, env लोड हुई है। अच्छा, where क्लाउडनरी यूआरएल, ये इसने एरर थ्रो किया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्लाउडनरी यूआरएल सही नहीं है। तो बताओ मैं कहां पे चेक करूं, env में। तो env तो सही है, सही, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमें इसमें। शायद हमने क्लाउडनरी यूआरएल को सही से नहीं लिया है। क्लाउडनरी यूआरएल किस फॉर्मेट में होना चाहिए देखते हैं पहले। एक मिनट यहीं पे था, एपीआई की एपीआई कहता है कि इसके सामने पहले ऐसे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है शायद। हाँ, वही मैं भी दिख रहा हूँ, लेस देन ग्रेटर देन में मत रखना है। रुको मैं चेक करता हूँ, चेक करते हैं। देखो कम से कम ये याद रखना कि आपको कभी भी सी हैश इस तरह से एरर नहीं देती। सी हैश तेली दिवा एरर ये तेमिस वन मुतासत, जब आपने उसको बोला होगा कि एरर देना, ठीक है, ऐसे ही तो है क्लाउडनरी। चलो इसमें इसको कॉपी करता हूँ, देखते हैं। चलो ठीक है, अब आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस प्रोडक्ट नेम टेस्ट, यहाँ पर मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, ये वाली। चलो ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट, डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है,
ये इमेज का नाम है, प्राइस कुछ भी, प्रोडक्ट स्टॉक, चलो कुछ भी 35, कैटेगरी हम इसको डाल देंगे चेयर में, क्रिएट प्रोडक्ट, देखते हैं क्या होगा। हाँ, अब याद रखना क्रिएट प्रोडक्ट को टाइम लगेगा। अपलोड इमेज हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था ना अपलोड इमेज, ठीक है। तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट सेव हुआ। अगर हमारा प्रोडक्ट सेव हुआ तो मुझे 2 जगह पे चेक करना है, ठीक है। एक तो मैं डेटाबेस में चेक करूंगा, दूसरा मुझे क्लाउडनेरी में भी जाके चेक करना है। तो मैं क्लाउडनेरी भी जाऊंगा और वहां पे भी जाएंगे, चेक करेंगे। और हाँ, क्लाउडनेरी में ट्रिंकल नाम से फोल्डर बनेगा जहां पर इमेज सेव होगी। तो मैंने लॉगिन किया क्लाउडनेरी में, यहाँ पर आप अकाउंट बनाओगे, लॉगिन विद गूगल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें लगता है टाइम, क्लाउडनेरी थोड़ा बारी बारी चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास ये है ना, ये आपका सर्वर है, फोल्डर्स। तो फोल्डर में देखो, फोल्डर कौन सा क्रिएट हुआ है, ट्रिंकल। तो ट्रिंकल फोल्डर, इसमें मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं पहले से जिनके ऊपर मैंने काम किया है। तो चलो ट्रिंकल पे देखते हैं, ट्रिंकल को ओपन करते हैं, ठीक है। और ट्रिंकल में देखो क्या है, वही फाइल जो आप बोल रहे थे, डेवलपमेंट अप्रोच, कब चढ़ी है, अप्रैल 24 2025 3:14 पर। तो अभी 3:16 है, तो ये अभी 2 मिनट पहले हमने अपलोड किया। तो फाइल मैंने अपलोड की। अच्छा, इसी फाइल को आप देखो, इस फाइल का एक मेटा डेटा यहाँ पर देखो, यानी कि इस फाइल का एक डेटा होता है ना, वो इसमें सेव रह जाता है, ओके। और इस फाइल का आप चेक करो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, या आप इसका यूआरएल कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसका देखो, इसका हम ऐसे भी कर सकते थे, हम इमेजेस अपलोड करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, सीधा अपलोड, हम इमेजेस अपलोड करते हैं, सुना, फिर यहाँ से यूआरएल कॉपी करके वहाँ पे डाल देते। तो वो भी अप्रोच सीधी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम थी, पहले क्लाउडनेरी में अपलोड करो, फिर उसके यूआरएल पेस्ट करो कहाँ पर। मैंने उसी को चेंज कर दिया, वो मैन्युअली करना था। यहाँ पर हम डायरेक्टली इमेज कहाँ पर डालेंगे, अपने फॉर्म के अंदर, वो क्लाउडनेरी में जाएगी, उसका यूआरएल खुद से वहां पर। तो ये एक मैनुअल प्रोसीजर को हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट, सही है ना। वरना मैं यहां पर भी ब्राउज करके इमेजेस पुश कर सकता था इसमें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये हमने थ्रू एपीआई किया, आप चेक भी कर सकते हो, ये इसमें लिखा भी होगा, एक्सेस डिटेल्स इसमें लिखा भी होगा कि दैट ये थ्रू एपीआई हुआ है। इसकी वर्जन हिस्ट्री में बाकी सब चीज़ें चेंज करो, देखो तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अब हमें डेटाबेस देखनी है, अब हमें देखनी क्या है, डेटाबेस में सच में यही चीज़ सेव हुई। तो हम किधर जाएंगे भाई, मॉन्स्टर एएसपी, ओके। तो मॉन्स्टर एएसपी के कंट्रोल पैनल में जाओ, कंट्रोल पैनल, वहां पर आपकी डेटाबेस आई थिंक 17399 शायद, मे बी, होप सो। तो देखते हैं 17399 में क्या है, नहीं आई थिंक ये नहीं है, यही है, देखते हैं। आप ऐप सेटिंग में जाते हैं, कोई बात नहीं। इट इज़ 15914 शायद, या 15914, 1594, इट मीन थर्ड डेटाबेस आपकी है, ओके। नाउ टेबल्स में जाके कौन सा टेबल होगा आपका, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। तो देखो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स है, एक का दिखा रहा है नो इमेज, परसों जो हमने किया था, और ये इसका दिखा रहा है, हाँ इसका दिखा रहा है इमेज कहाँ पर है, दिखा रहा है क्लाउडनेरी पे है। तो मान लो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, कॉपी करूँ, अगर मैं डायरेक्टली इसको गूगल में पेस्ट करूँ इस यूआरएल को,
तो आप देखना कि ये मुझे डायरेक्टली वहाँ पर ले जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा बड़ा। ये क्यों दिखा रहा है ऐसे? ठीक, एडिट, हाँ यहाँ पर मैंने ये वाला उठाया। देखो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो ये डायरेक्टली मुझे ये इमेज गूगल में खुलनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये सिक्योर यूआरएल मुझे कहाँ डायरेक्ट कर रहा है? ये मुझे सीधा इमेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि आई कैन सी द इमेज डायरेक्टली इन गूगल, एंड यही तो मुझे चाहिए था। अब मैं प्रोडक्ट्स, जब मैं क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा ना, अब मैं क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा, उनकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा के, इमेज लगा के पेस्ट कर दूंगा, इस तरह से प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमारा क्रिएट प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हुआ। बताओ इसके लिए हमने क्या क्या किया? पहले एक HTML पेज बनाई, ठीक है, एक HTML पेज, क्या नाम है उसका? क्रिएट प्रोडक्ट, है ना। तो व्यूज में जाके यू कैन चेक वी आर हैविंग दिस क्रिएट प्रोडक्ट CS HTML। वहाँ पर मैंने फॉर्म का मेथड रखा पोस्ट, एनकोडिंग टाइप रखी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और प्रोडक्ट इमेज का नेम क्या रखा? फाइल, क्योंकि मैं इसी नाम से ले रहा हूँ। टाइप भी क्या है? फाइल, ठीक है। और बाद में आपने एडमिन कंट्रोलर में ऐप सेटिंग्स में भी, चलो ऐप सेटिंग्स तो हम ऐसे यूज़ नहीं कर रहे, है ना। फिर हमने एडमिन कंट्रोलर में जाकर क्रिएट प्रोडक्ट नाम की 2 APIs बनाई। एक तो बनाई गेट, जिसमें हम एक में पेज का व्यू देख रहे हैं, और दूसरे में हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लेकर और एक आईफॉर्म फाइल लेकर क्या कर रहे हैं? पहले तो नल चेक, देन उसके बाद अपलोड कर रहे हैं किसके ऊपर? क्लाउडनरी के ऊपर। वहाँ से वो सिक्योर यूआरएल कहाँ पे डाल दिया? प्रोडक्ट इमेज के अंदर। बाद में उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेव किया, देन आपने रीडायरेक्ट कहाँ किया? डैशबोर्ड पर। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर था, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमें क्लाउडनरी सर्विस क्रिएट करनी पड़ी। उस क्लाउडनरी सर्विस में मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू लोड env इन दिस .NET MVC के अंदर .env लोड कैसे करते हैं। और दूसरा हमने env फाइल बनाई। env फाइल के अंदर जो सिक्योर हमने किया चीज़ों को, वो हमने किस फाइल से किया? git ignore फाइल से। तो इट्स अ वेरी मतलब लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक ही पार्ट नहीं, इसका कोई एक रुख नहीं है, इसके बहुत सारी पहलू है। इंटरफेस है, सर्विस है, वहाँ से CS HTML है, उसके बाद एडमिन कंट्रोलर पे 2 APIs है, इसके लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्लाउडनरी का, क्लाउडनरी में अकाउंट होना चाहिए। तो ये ना मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों को फिगर आउट करना, एक जगह लाना मुश्किल है, और यही चीज़ असल में AI नहीं कर पाएगा, ठीक है। AI कहाँ बनाएगा? पहले अकाउंट वहाँ पे, वो तो फिर खतरनाक AI होनी चाहिए कि जो उसको क्लाउडनरी में अकाउंट बनाएगा, फिर उसकी ये चीज़ें यहाँ पे लाएगा, तो इतना तो अभी वो नहीं कर पाएगा, है ना। और इसी चीज़ के पैसे लगते हैं, इसी चीज़ को अभी हम फॉर एग्जांपल सेल भी करते हैं। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे, कल हम एडिट प्रोडक्ट देखेंगे। कल हम प्रोडक्ट को एडिट करना सीखेंगे, जो प्रोडक्ट पहले से है उसको एडिट करेंगे, ठीक है।